तो एक वो इस टाइप की टेक्निक ये है कि अगर कोई काम करना है तो पहले तो वो कमिटमेंट ले लो और वो कमिटमेंट थोड़ी पब्लिक कर दो। उसके बाद में बीच में फिर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम उससे पहले आ जाती है, फिर वो उसके पीछे भागने लगता है। उसके बाद में फिर से कंबाइन की एग्ज़ाम आ जाती है तो वो बोलता है भाई पहले कंबाइन कर लेता हूँ, फिर स्टेट सर्विसेज, फिर यूपीएससी। इस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी एक सबसे अहम बात इसमें यह है कि कुछ बच्चे बहुत देर तक कंफ्यूज रहते हैं इस बात के लिए कि कौन से बुक पढ़े जाए और स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो की जाए। वो क्या करते हैं, अब मेरे पास आएंगे, आपके पास आएंगे, अजय सर के पास जाएंगे और किसी के पास जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स जो एमपीएससी के बारे में बहुत डिटेल में बता सकते हैं मुझसे बहुत ज्यादा। वो आज मेरे साथ हैं और आज एक मौका मिला है हमको सबको साथ में बैठने का, और हमने ये डिसाइड करा कि अगर हम बैठ ही रहे हैं और डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ऐसी डिस्कशन करें जो स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल हो। तो इस कॉन्वर्सेशन से पहले जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई मेरे गेस्ट के साथ, जिनको परिचय की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं दे देता हूँ, अजय खाड़े सर, IAS ऑफिसर, एमपीएससी क्लियर करा है सर ने, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम क्लियर करे हुए हैं सर को, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एमपीएससी क्लियर करा चुके हैं, आगे भी बहुत सारे वो कराएंगे। सर के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही इज समबडी हु स्ट्रगल्ड अ लॉट इन लाइफ। बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है अगर आप इनके बारे में जाने थोड़ा, और इनकी बुक के बारे में भी जाने। सर ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम ही है अजय। आपको रियलाइज होगा कि इनका नाम अजय क्यों है और क्यों मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। इफ यू फाइंड दैट बुक। मेरे साथ है समाधान महाजन सर, जिनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर ऑथर फॉर द हिस्ट्री बुक फॉर एमपीएससी, और जाने माने एकदम, ही इज अ नेम एंड ही इज अ मेंटर एंड ही इज अ टीचर। अगेन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक लंबी लाइफ की स्ट्रगल, एक लंबी फाइट। प्राइमरी स्कूल टीचर से स्टार्ट करा, इनफैक्ट दोनों ने स्टार्टिंग में, और दोनों दोस्त हैं, थोड़ा मैं भी इनका दोस्त बन गया हूँ जबरदस्ती। और उसके बाद और मैं सोच रहा हूँ कुछ इंस्पिरेशन मुझसे भी रब ऑफ करेगी, और शायद स्टूडेंट्स पे भी, जो मेरा जो एक ड्रीम है इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, सब बच्चों को एक लेवल पे लेकर आने का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड एटलीस्ट देने का। तो ये मेरा पर्पस था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्वर्सेशन में आने से पहले हमने डिसाइड करा कि हम बातें सारी करेंगे बट वैसी जैसे स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल हो। और हमारा एजेंडा, अजय सर, समाधान सर, ये है कि जितनी भी गलतियां करी हैं या बाकियों को करते हुए देखी हैं वो निकालें और इनको दे दें। तो अजय सर आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम गलतियां क्या हैं स्टूडेंट की एमपीएससी में, कैसे क्लियर करा जाए? देखो, सबसे अगर मैं गलतियां तो हम गिनने जाए तो काफी निकल आएगी, लेकिन बेसिक जो गलती है, 3 गलतियों को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि वो गलतियां कोई स्टूडेंट ना करे। एक तो अपना खुद का टारगेट डिसाइड कर ले, उसको क्या करना है, किस परीक्षा में सक्सेस पाना है, एमपीएससी में, स्टेट सर्विसेज में, चाहे ये यूपीएससी चाहे या फिर कंबाइन। एक वो फिक्स कर ले टारगेट, भाई मुझे यहाँ पहुंचना है, वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, किस पद की उसको जरूरत है, वो फिक्स कर ले। इधर उधर दौड़ता ना फिरे, जो एग्जाम आए उसका फॉर्म भर दे, फिर दूसरे एग्जाम के लिए पीछे पड़े, तो उससे वो ये गलती ना करे। दूसरी गलती, उसके लिए टाइम फिक्स कर ले। भाई मुझे 1 साल में, यानी कि अभी आज की तारीख में 2024 उसका टारगेट रहना चाहिए, 25 टारगेट रहना चाहिए, 26, तो फिक्स कर ले भाई, कुछ भी हो जाए इतने टाइम में मेरे पास हो जाना चाहिए। और तीसरा, डिसिप्लिन। जहां पहुंचना है वहां पहुंचने तक उसने जो एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए उन्होंने, कि भाई डे बाय डे स्ट्रेटेजी बनेगी, टाइम टेबल बनेगा, उसको किसी भी तरह से उसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इन 3 चीजों को उसने प्रॉपर कर लिया तो बाकी गलती अपने आप में साइड लाइन हो जाएगी, मेरा ये मानना है। जैसे कोई भी स्टूडेंट क्या करता है कि कभी उसको पता चलता है सिविल सर्विसेज के बारे में तो वो उसका फॉर्म भर देता है, उसके बाद में बीच में फिर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम उससे पहले आ जाते हैं, फिर वो उसके पीछे भागने लगता है। उसके बाद में फिर से कंबाइन की एग्जाम आ जाती है तो वो बोलता है भाई पहले कंबाइन कर लेता हूँ, फिर स्टेट सर्विसेज, फिर यूपीएससी। इस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। और हर बार प्री की प्रिपरेशन करता रहता है। प्री निकलने के बाद उसके दिमाग में आता है अभी मेंस करना है, तब तक मेंस की प्रिपरेशन हो नहीं पाती, तो फिर मेंस में निकल नहीं पाता, अगले साल फिर से प्री करता है, तो उसके पास शेड्यूल नहीं रहता कि कितने समय में उसने करना है।
इस वजह से वो हर बार प्री का प्रिपरेशन करता रहता है और उसी में उसके 1 साल 2 साल 3 साल निकलते जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भाई उसने तय कर लिया 2025 मुझे टारगेट है, उसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है, तो उसके लिए उसके पास जो समय है वो तय कर लिया उसने, तो उसमें पहले रिवर्स मैकेनिज्म में प्रिपरेशन करना चाहिए बच्चे ने। उसको पता है कि एमपीएससी ने सिलेबस दे दिया है, भाई प्री में मैं ये इस सब्जेक्ट पे सवाल पूछूंगा, मेंस में मैं इस सब्जेक्ट पे सवाल पूछूंगा, और उसमें सवाल किस तरह के रहेंगे। और जनरल स्टडीज का डेफिनेशन भी उन्होंने दिया है, भाई जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जिसको एक सर्वसामान्य नागरिक जो कि ग्रेजुएट हुए उसको आना चाहिए, जितना नॉलेज होना चाहिए वो चेक कर रहा है। तो उसके पास सिलेबस आ गया और एमपीएससी ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो बस उसने मेंस का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए। मेंस में जब वो हो जाए कि माहिर भाई मैं मेंस निकाल सकता हूँ, फिर प्री का फॉर्म भरे। तो प्री से पहले उसने मेंस का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, फिर प्री करना चाहिए, फिर अपने आप में निकल जाएगा फिर वो। अच्छा सर, ये तो क्लियर है कि बिना क्लियर गोल के घूम जाते हैं हम लोग, बट समाधान सर आपके एक्सपीरियंस में ये करा कैसे जाए? Where do you bring the discipline from? नहीं, वो तो अजय सर ने जैसे कहा, तो उसमें मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ कि फर्स्ट तो है ये सेल्फ इनर से होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। दूसरी एक सबसे अहम बात इसमें यह है कि कुछ बच्चे बहुत देर तक कंफ्यूज रहते हैं इस बात के लिए कि कौन से बुक पढ़े जाए और स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो की जाए। वो क्या करते हैं, अब मेरे पास आएंगे, आपके पास आएंगे, अजय सर के पास जाएंगे और किसी के पास जाएंगे और सब लोग अपने अपने स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो वो पहले दिन अजय सर की स्ट्रैटेजी सुन लेंगे, वो उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। 2-3 दिन के बाद मुझे आएंगे, मेरे पास आएंगे, मैं बताऊंगा, उसको वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इन्होंने तो ये कहा था, मैंने ये कहा। तो खुद का अपना जो स्टडी का पैटर्न है, जो एमपीएससी में या यूपीएससी की पढ़ाई करने के पहले जब हम ग्रेजुएशन तक आते हैं तो कुछ तो पैटर्न हमारा सेट हो जाता है। तो पहले खुद को जान ले कि मैं देर रात तक पढ़ाई कर सकता हूँ, सुबह कर सकता हूँ, दिन में कर सकता हूँ, ये पैटर्न खुद का होता है। और स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो अपना सेट करना चाहिए, न कि कंफ्यूज होना चाहिए कि किसी ने कुछ और क्या कहा। दूसरी बात ये रहता है कि जब हम रहते थे, पढ़ाई करते थे, उस टाइम में किताबें कम होती थी और वो ढूंढना पड़ता था कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। अभी तो ये है कि बहुत सारी किताबें हैं, इनमें से कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो अभी जैसे कि मीडिया बहुत है, यूट्यूब है, चैनल्स है, आपके जैसे बहुत सारे चैनल्स है, तो इनमें से जो सिलेक्ट कैंडिडेट रहते हैं उनकी एक बुक लिस्ट रहती है और 2 या 3 बुक ऐसे रहते हैं जो सभी लिस्ट में कॉमन है। अगर सभी लिस्ट में कॉमन बुक निकाले जाए ना, तो उनको लेकर अभी बाद में कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। वही ले लो, वही पढ़ो और स्ट्रेटेजी अपनी ही बनाओ और उस पे ही अमल, यानी कॉन्फिडेंस पे उस पे काम करो। अगर ये दोनों, और तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, वो बाहर से नहीं आएगा। मैं बताऊंगा, कोई सक्सेस फर्स्ट इंडिया में आएगा, वो कुछ अलग बताएगा, 2-3 दिन तक मैं बहुत ही इंस्पायर रहूंगा, उसके बाद में फिर लूज हो जाऊंगा। तो ये छोड़ के मुझे खुद को लगना चाहिए कि मुझे ऑफिसर बनना है या मुझे परीक्षा देना है। ये जब तक आपको खुद को अंदर से नहीं लगेगा, तब तक ये सब जो प्लान है उसका कोई यूज नहीं होगा। ये इनर मोटिवेशन चाहिए। मेरा जो बैकग्राउंड है सारा साइकोलॉजी में रहा सर, और यूपीएससी में आने से पहले, जैसे अजय सर तो जानते ही हैं, मेरा बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में मैंने बहुत कंपेटिटिव तरीके से कम्पीट करा। तो साइकोलॉजी का बहुत रोल आता है, मतलब सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस है यूपीएससी और इन सब चीजों का। लॉन्ग टर्म गोल है, बिना स्ट्रक्चर के है। एक कॉम्पिटिशन आएगा 1 साल के बाद, एक यूपीएससी का एग्जाम आएगा 1 साल के बाद, आपके पास सारे औजार हैं, आपको कर सकते तो कर दो। देयर इज नो डंडा, पीछे कोई पड़ेगा नहीं, आपकी मर्जी है, अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। और ये करते करते कुछ मेरे को लगा कि कुछ तो पैटर्न है इसके, कुछ टेक्निक्स है जो काम आ रही है मेरे बार बार। तो वो टेक्निक्स मैंने थोड़ी और देखी। साइकोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड भी साइकोलॉजी में है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो एक वो इस टाइप की टेक्निक ये है कि अगर कोई काम करना है तो पहले तो वो कमिटमेंट ले लो और वो कमिटमेंट थोड़ी पब्लिक कर दो। मैं वही ऐड करना चाहता था जब समाधान सर बोले कि हम जो ओथ ऑफ कमिटमेंट लेते हैं, वचनबद्धतेची शपथ, जिसको हम मराठी में अगर बोलना चाहे, तो कमिटमेंट लेने के बाद जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो
और जो आप पे ट्रस्ट करता है उनको आप बता दो कि मैंने कसम खाई है कि मैं इतने दिनों में ये करके दिखा दूंगा और ये मेरा कमिटमेंट है। और एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सही बात। जो कि फिल्मों में बताया जाता है वो खुद के साथ में इस तरह से, वो तो आप कमिटमेंट ले ले, उसको अपने वहां पे डिस्प्ले कर ले जहाँ पे वो पढ़ाई के लिए बैठता है, मॉर्निंग इवनिंग में वो देख सकता है और उसको डेली देखता रहे कि भाई जब उसको लगे कि भाई थोड़ा अपने एम से गोल से साइड हो रहा हूँ तो उस कमिटमेंट को पढ़ ले और फिर से फ्रेश हो जाए। तो जो सेल्फ मोटिवेशन की जो बात समाधान सर ने कही, तो वो इस कमिटमेंट से, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे थे, मेरे साथ एक हमारा ही दोस्त था प्रकाश अहरे करके, तो उसने भी उसके सामने डिस्प्ले कर रखा था भाई मैं IAS ऑफिसर बनूंगा और मैं अंबर लाइट की गाड़ी में बैठूंगा और मैं काफी मेरे परिवार में मैं पहला ऑफिसर बनने के मेरा टारगेट है। मैंने भी टारगेट IAS करके लिख रखा था। इस तरह से सामने अगर अपने पास डिस्प्ले रहा कमिटमेंट का तो उसका काफी प्रभाव रहता है सेल्फ डिसिप्लिन बने रहने के लिए और अपना मोटिवेशन, अपनी महत्वाकांक्षा और अपना टारगेट हमेशा सामने रखने के लिए ये कुछ ना कुछ खुद को बांध देना जरूरी होता है। Correct. खुद के ऊपर पॉजिटिव बर्डन डालना जरूरी होता है। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि कभी कभी डेस्परेशन एक अच्छा फोर्स होता है, ऐसा पुश करता है आपको जैसे और कोई चीज नहीं करती है। और अगर बांध लेना, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल देना चाहिए कि बैकआउट नहीं कर सकते हो आप। जैसे एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ, मेरे को सच बताऊं, मुझे कैमरा शाइनेस थी बहुत ज्यादा। नॉट एवर आई हेटेड इट, इनफैक्ट आई वाज अ पेनफुली शाय किड जब मैं बचपन में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन है कि मैं कैमरा के सामने आके इतना सब कुछ बोलूं, जो कि अब बहुत लार्ज स्केल पे मैं करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। मेरी पोस्टिंग हुई सीस्टैट में, ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल में मेरा काम था कि मुझे केसेस आर्ग्यू करने, लीगल टेक्निकल टैक्सेशन के केसेस। अब इट इज ओपन कोर्ट, जो जज बैठा वो भी स्टेज पे ऐसे सीनियर एकदम, पीछे पूरी की पूरी कोर्ट रूम भरी हुई है लॉयर्स की, और आप हो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। अब कहाँ जाओगे? बोलना तो पड़ेगा ही ना, पड़ेगा ही, बोलना भी पड़ेगा और सोच समझ के बोलना पड़ेगा और ठीक बात लीगल है। आई हैड टू लर्न इट। मैं वो करता रहा और मेरी ये वाली टीचिंग स्किल बढ़ती रही। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैंने ये करा तो मेरा वहां इंप्रूवमेंट हो गया, और ऐसे ही फीडबैक लूप चलता रहा। तो जब हम कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं, तो यहाँ 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो मल्टीपल बारी कर चुके हैं एग्जाम क्लियर, तीनों। कुछ तो पैटर्न है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पैटर्न ना हो अगर किसी का नहीं हो रहा है? सर जैसे पैटर्न आप बोल रहे हैं, अभी MPSC में आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चा, उसका नाम प्रमोद चौगुले करके है, वो कंटिन्यूली 2 साल तक महाराष्ट्र में टॉपर रहा। बताओ। अभी मैंने खुद उसका इंटरव्यू मेरे चैनल टेलीग्राम के लिए लिया था, तो वो 1 साल फर्स्ट आ सकता है, दूसरे साल भी फर्स्ट आ गया वो। तो उसका कंसिस्टेंसी और उसने जो कुछ पढ़ाई करने के लिए उसने जो कुछ प्लान बनाए थे वो इतने कंफर्म थे, तो उस पे अमल करके वो फर्स्ट आ गया 2 बार। तो इट्स चमत्कार थोड़ी है, हार्ड वर्क करके 100%। और ये अब अजय सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये हर किसी के पास एबिलिटी होती है? मुझे लगता है कि हर किसी के पास एबिलिटी कम होती है, कुछ के पास ज्यादा होती है, कुछ के पास कम। यू आर हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन, obviously sir is also, I had a different orientation, but जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है, हम अपने मेंटरशिप के थ्रू, अपने कॉन्वर्सेशन के थ्रू क्या बता सकते हैं आपको? क्या जानने की जरूरत है? इमोशनल एनर्जी कहाँ से आएगी? इसमें ये होता है कि कोई भी इंसान जन्म से सब चीजें लेके नहीं आता, लेकिन अगर उसने सोच लिया कि उसमें किसी चीजों में उन्होंने इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो उसका पोटेंशियल हर एक के पास होता है। एबिलिटी ना होना वो अलग बात है, ना होने वाला करने की कोशिश करे डेवलप, वो अलग बात है। जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग में, आप जैसे बचपन से ही तो आप फिट नहीं रहे होंगे, आपने वर्कआउट किया, जिम गए, कुछ प्रोटीन्स जो भी रिलेटेड फूड आपने किया, उसके बाद आपकी बॉडी बनी, तो आप वहाँ पे चैंपियनशिप में जीत गए। ऐसे ही आप पहले तो काबिल नहीं थे, एबिलिटी आप में नहीं थी। वैसे जैसे मैं हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन चाहे, उसका हमें ABCD भी नहीं पता था, और जब करने गए तो भाई ये कमी है, उसके ऊपर काम करो।
मैं यूपीएससी में 2013 की जो मेंस है, प्री मेंस है, उसमें इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो मुझे समझ में आया यार, इंग्लिश 12 में तो मुझे पोस्ट मिली थी यूपीएससी से ही, और ऑलरेडी मैं एमपीएससी में पीएसआई क्वालिफाई हो रखा था, और दूसरी एक कैपो की जो पोस्ट होती है वो क्वालिफाई हो रखा था, वहां पे भी तो इंग्लिश सब्जेक्ट थे। तो अचानक से मैं इंग्लिश में कैसे निकल आया? तो अगली बार मैंने फिर डेली उस पर काम करना शुरू कर दिया, डेली 1 घंटा इंग्लिश पे फोकस करूंगा। सीसीआरटी के लिए डर रहता था, तो सीसीआरटी पे डेली काम करना शुरू। तो एबिलिटी जो है ना, एबिलिटी टेस्ट इसी को ही बोलते हैं ना, आप डेली जो कमी आप में है उनके ऊपर आप डेली काम करो और उस कमी को पहले करो। जैसे कि आप भी यही सजेस्ट करते हैं, समाधान सर तो मेरे शुरू से गुरु रहे सिविल सर्विसेज के लिए, ये भी यही सजेस्ट करते हो, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको आप तुरंत उठा लेते हो, उसी पे पढ़ाई करते हो, और जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ रहता है उसको आप ध्यान नहीं देते, तो उसमें आप कमजोर रहते हो। तो हम उसको उल्टा कर बोलेंगे कि जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ रहता है उसको आप पहले उठाओ और उस पे ऊपर काम करो, उसमें आप एबिलिटी डेवलप करो, उसको समझने की कोशिश करो, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। जितने आप उससे भागोगे उतने आप उस चीज को खोने के चांसेस रहेंगे। कोई सिविल सर्वे या एमपीएससी की कोई ऐसे एग्जाम नहीं है कि उसमें कहीं लिखा हो कि भाई आपको हिस्ट्री पसंद नहीं तो आप हिस्ट्री के सवाल छोड़ दो। उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया तो आपको तो करना ही। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हर एक को रीडिंग का इशू होता है, कोई एक बार पढ़ ले तो ध्यान में रहता है, किसी को 3 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को नोट्स बना के ध्यान में रहता है। तो अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एबिलिटी होती है, हर आदमी सेम स्पीड का नहीं होता है, तो उसमें माइक्रो मैनेजमेंट करके एटॉमिक चेंजेस करते रहना चाहिए। भाई मैं मेरी चीज को मैं बेहतर कैसे बना पाऊँ, तो वो करता रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हर बच्चा जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है वही एमपीएससी कर पाए। जो कट ऑफ पे पास आउट हो रहा है, या 12th फेल मूवी आपने भी देखी होगी, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल्स है जो कि 12th 10th में फेल हो गए थे, बाद में रेगुलर ग्रेजुएट किए उन्होंने, 50% से ऊपर मार्क्स नहीं, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करी, खुद में सुधारने की हमेशा गुंजाइश लगी, तो वो हो गई। तो ये होता है, एबिलिटी जो होती है वो शुरू से नहीं बनी रहती, लेकिन अगर किसी ने ठान लिया कि भाई मुझे करना है तो उसने उसकी कमजोरियों पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी फेल हो सकता। सर दूसरा एक इसमें और ऐड करना चाहूंगा मैं कि सर ने जो बताया वो भी, और दूसरा एक क्या होता है, जब बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, यदि वो इनर मोटिवेशन से भी शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ऐसा प्रॉब्लम वो फेस करने लगते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है, उनका स्पैन थोड़ा कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वो थोड़े हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अभी ये, जैसे आप साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, किया है, तो एक फ्लैट लेवल आता है स्टडी का। तो अगर कोई आपको बताता है और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो अपने आप में वो रूट में आ जाता है, लाइन पे वो आ जाता है जिसका उसने प्लान किया हुआ होता है। तो इसका बेनिफिट ये भी होता है कि वो जो फ्लैट लेवल्स के डेज है उसमें बने रहे, स्टिकअप रहे, इसके लिए इसका बेनिफिट होगा। जब मैं पुलिस में था गढ़चिरौली में, तो मुझे क्या लगता था यार, मैं अगर यहाँ पे हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं रहती थी, तो ऐसा ना हो कि मैं यूपीएससी मेरे दिमाग में जो, उससे मैं बाहर हट जाऊँ। इसलिए मैं हर महीने उसका जो मैगजीन रहता था करंट का, क्रॉनिकल, चाहे पढ़ू ना पढ़ू, मैं खरीदता था हर महीने। और जब भी मैं पेट्रोलिंग के लिए जाऊँ, चाहे कहीं पे भी ड्यूटी जाऊँ, तो उसको जेब में रखता था मैं। मेरे पास वो मैगजीन्स रखने की पॉकेट थी। AK-47 राइफल, उसकी जो मैगजीन्स रखनी होती है उसके लिए बड़े पॉकेट रहते थे उसमें, डांगरी में, तो उसमें मैं मेरा वो बुक रख लेता था। पढ़ना अलग बात है, बस मुझे मेरा टारगेट, मेरा एम मुझे पता रहना चाहिए, इसलिए वो बुक हमेशा साथ में रहता था। इस तरह से जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो अगर उसके लिए मोटिवेशन या उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए कोई ऐसा धागा बांध दे खुद के साथ में कि भाई उसको वो क्लिक करे तो याद आ जाए कि भाई मुझे ये करना है, वो चीज सामने रखे कि उसको हमेशा वो याद दिलाए कि भाई तुझे इस चीज के लिए तू बना है, तो वो चीज सामने रखनी चाहिए। सर ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि फियर ऑफ सक्सेस भी एक बहुत रेलेवेंट फिनोमेना है। हम सोचते हैं कि हम यूपीएससी करेंगे, फिर हमको लगता है यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा नीचे देखते थे, बराबर, फिर एमपीएससी,
फिर यार कुछ और उसके नीचे, कहते हैं यार ये तो हो ही जाएगा, वो एक्चुअली में है नहीं, सेम ही कंपटीशन है। सेमी कंपटीशन। द हायर यू एम, सर मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में कि जब मैंने एमपीएससी किया वो इस वजह से शुरू किया कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, वो मुझसे क्रैक नहीं होगा, पहले ये आसान वाला कर लेते हैं। वो तब एग्जाम यानी कंटिन्यूसली नहीं होते थे, उसमें बहुत गैप रहते थे, तो उसमें एक एग्जाम 2 साल में पूरा राउंड होता था उसका। तो ऐसे 4-5 साल चले जाने के बाद में रियलाइज मुझे हुआ कि अगर मैंने यूपीएससी शुरू कर दिया होता तो 4 एग्जाम हो जाते, कहीं ना कहीं पोस्ट निकल जाती। तो मैंने वो बंद करके फिर यूपीएससी शुरू किया, तो उसके पहले ही अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया। तो ये अगर फियर आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो फियर जो रहता है वो रहता ही नहीं है कुछ, अपने आप को ही लगता है कि ऐसा होगा या ऐसा ये हार्ड होगा, ये आसान होगा, ऐसा ही नहीं। मैं तो अभी ऐसे देखता हूँ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ एग्जाम्स है, यूपीएससी से भी हार्ड क्वेश्चंस उनमें आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। तो ऐसे फियर है साइकोलॉजिकली, आप नीचे जाओगे उतना कंपटीशन ज्यादा है। करेक्ट, बराबर है। आप कांस्टेबल के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको दोनों जगह पे कंपटीशन है, आपकी संख्या ज्यादा है वहाँ पे। आप थोड़ा ऊपर आओगे तो वहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन जिनमें कंपटीशन है उनकी संख्या कम होती जाएगी। इस तरह से आप हर जगह सक्सेस पाने के लिए सेम एफर्ट है, चाहे आपको आईएएस बनना चाहे पुलिस कांस्टेबल बनना है, उसके तरीके सिर्फ अलग है, बाकी मेहनत तो आपको सेम करना है। अगर सेम है तो फिर बड़ा क्यों ना करा जाए? वही बड़ा क्यों ना करना। हाँ। आप एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करो, कैसे चढ़ जाओगे, कांचनगंगा चढ़ जाओगे, या फिर आप दूसरा उससे छोटा शिखर। एग्जाम्स तो की प्रिपरेशन टारगेट हमेशा ऊपर रखना चाहिए। पैटर्न सेम है, सेम स्किल्स टेस्ट करता है। आपने जैसे बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही थी, एबिलिटी टू लर्न एबिलिटीज, द एबिलिटी टू कीप ऑन वर्किंग ऑन वीक एरियाज। वही तो है हर जगह। आपके केस में सर बता रहे थे कि AK-47 की जो मैगजीन होती है उसके साथ में कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की मैगजीन भी सर के पास होती थी। 2 टाइप के थे। तो ये सब स्ट्रगल हम सबने एक्सपीरियंस करा है, वो बहुत पेनफुल सा तो होता है, बट सारा रिवॉर्ड उसी चीज का है। वहाँ पे वो तो किताब थी, मैं समाधान सर से जब बात करने की जरूरत पड़ती थी तो मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ता था। अच्छा, नेटवर्क के लिए। और वहाँ पे मुझे डंडी को मोबाइल से लटका के ऊपर रखना, और जो हेडफोन होता है ना वायर वाला, वो कान पे लगाना, और ऐसे नेटवर्क ढूंढना पड़ता था। मुझे याद है ये नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी था उनका। तो जब हमारा कॉल करने होता है तो रेंज पकड़ने के लिए उनको ऊपर जाना पड़ता था, स्लैब के ऊपर। तो मोबाइल का जो लाइट है वो देख के फायरिंग हो सकती थी। बताओ। ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये ऐसा सोच के ये सब माहौल में रह के भी ये आदमी ये आ सकता है, आगे आ सकता है। तो सब अपने दिमाग की बात होती है। जो छोटी परीक्षाओं की तैयारी करेगा वो सोच ही छोटी रख रहा है, इसलिए वो उस लेवल पे सोच रहा है। वही आदमी अगर बड़ी तैयारी करने लगे तो उसकी सोच बदल जाएगी। हाँ, जो सोच और एक्शन, यानी कि थॉट्स एंड एक्शन दोनों अगर सेम हो जाए, ऊंचे हो जाए, तो आदमी बदल सकता है। और सर ये भी है कि जैसे हमने तो गवर्नमेंट सर्विस देख ली थी इन्होंने, तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा हो जाता है ना ग्रुप बी और सी में, ए और बी में, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए इतना 15-20 साल का जो टाइम है, मतलब बहुत इट्स नॉट वर्थ इट। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि करना है तो टॉप लेवल का ही क्यों ना करें। यस, इसमें अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अभी अलग अलग एग्जाम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हर जगह पे फॉर्म भर देता है, और जो सबसे छोटा वाला उसको लगता है कि ये मुझे मिल जाएगा, वहाँ पे वो तो वहाँ पे ज्यादा पूरा जोर शोर से उसका इसकी वजह से उनका जो मेन एम होता है, या फिर शुरू में सोचते हैं भाई मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, डीवाईएसपी बनूंगा, वहां तक नहीं पहुंच पाते। और हम अभी रास्ते में भी डिस्कस कर रहे थे, किसी भी एग्जाम का कोई सक्सेस रेशियो निकालते हैं लोग कि भाई एमपीएससी का सक्सेस रेशियो 0.01 है, या यूपीएससी का सक्सेस रेशियो। भाई सक्सेस रेशियो काउंट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? आप जैसे कि अभी एमपीएससी के लिए 1000 पोस्ट रहेगी और 10 लाख स्टूडेंट अपियर होंगे, तो 10 लाख के रेशियो में थोड़ा ना एमपीएससी सिलेक्ट करेगा, उसको तो सिर्फ 1000 लेने हैं ना। तो 1000 अगर उसमें अपियर होने वाले ज्यादा है तो 1000 ही निकालेंगे ना उनमें से। सक्सेस रेशियो उसमें से ऐसा नहीं कि बचे हुए सब स्टूडेंट जो है
उनमें कमी थी। बराबर है, उनको तो 1000 में आना है। Correct. अगर सक्सेस रेशियो काउंट करना है तो अगर हम ये बोले कि भाई एक कट ऑफ रख दे कि इतना मेरिट जो है उसको हम सक्सेस रेशियो 1000 के ऊपर कोई पोस्ट भरेगा क्या? अगर एडवर्टाइज 1000 के लिए तो उसका सक्सेस रेशियो तो उसी प्रोपोर्शनेट में आएगा। राइट। तो सक्सेस रेशियो कम है ऐसा उसको नहीं कहा जा सकता। कोई भी एग्जाम सिलेक्ट करने के लिए होती है ना, तो रिजेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन होना नहीं होना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो 1000 में आ गए उनकी प्रिपरेशन लेवल, उनकी डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन, उनका मोटिवेशन ज्यादा था और आपका कम है, यही डिफरेंस है। यही एक रेशियो हो सकता है सक्सेस का, ना कि आप गिनो संख्या में कि भाई 5 लाख एप्लीकेशन आए, 6 लाख एप्लीकेशन आए, उसमें से कितने ऐसे होते कि बस एक फैन की तरह एक चलो भाई लोगों में दोस्तों ने बोला इसलिए भर दिया। वैकेंसी को काउंट करते समय एक की खुद अपने एक है मान के वैकेंसी काउंट करते थे, बाकी लोगों के लिए। सर दूसरा एक इसमें रहता है कि 6-7 सब्जेक्ट अलग अलग प्रीलिम में रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब करंट इवेंट वगैरह। तो समझो मैं अगर एमपीएससी की बात करता हूँ, 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन में सब सब्जेक्ट मिला के 100 क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे इस बात पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हार्ड क्वेश्चंस की वजह से वो एग्जाम के टाइम पे उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है या गड़बड़ा जाता है, और एग्जाम के बाद भी वो उस पर ही डिस्कस करते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको कट ऑफ लाइन के आगे आना है, न कि आपको आउट ऑफ 100 मिलाने हैं। तो हार्ड क्वेश्चन होंगे तो कितने होंगे? 15 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। कंपटीशन तो स्टैटिक क्वेश्चन में ही है। हाँ, और नहीं, शुरू मेरिट कट ऑफ लाइन आपका 55-60 से होता है, 55-60, 50, 55-60 इसमें कुछ होता है। तो आप 70-30 क्वेश्चंस आप निकाल दो जो कि हार्ड है या कंफ्यूजन वाले हैं, या आप बीट ही नहीं कर सकते उसको, या आपको डाउट ही है उसके ऊपर, तो ऐसे 30 ही क्वेश्चन भी छोड़ दिए। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में से आपको कट ऑफ लाइन के ऊपर आने के लिए 50, 55, 60 में आना है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज क्वेश्चन, यानी कि आपको 70, 50, 100 में से 30 गलत करने का स्कोप है, या फिर छोड़ने का स्कोप है। तो आप उनके क्यों फोकस कर रहे हो? आपको तो 55 प्लस करना है। तो आप तो मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन, यानी कि जो आप प्रिपेयर प्रॉपरली कर रहे हैं। इसका एक माइन्यूट एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा, सॉरी भूल जाऊंगा इसलिए। तो मैं जब प्रिपरेशन करता था, मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त था। तो उस टाइम यूपीएससी की प्रीलिम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो हमारा हिस्ट्री का था। तो 120 प्रश्न क्वेश्चंस रहते थे उसमें। तो वो क्या करता था, एग्जाम होने के बाद जो हार्ड क्वेश्चंस थे उसके पीछे लग जाता था, और अगले एग्जाम तक वो क्वेश्चन कहाँ से लिए उसका रेफरेंस बुक ढूंढ निकालता था, वो पूरा पढ़ता था, उसके नोट्स निकालता था। वो किसके लिए? जो 4-5 क्वेश्चंस हार्ड है उसके लिए। तो मैं उसको क्या बोलता था कि वो छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस का क्या, तो बाद में अगले एग्जाम में वो गलत हो जाता। तो उसमें क्यों वो जो क्वेश्चन है ना जो एनसीईआरटी से आया है, उसमें या वो गलत टिक करते हैं, वो ठीक करते हैं, और उसी में कंपटीशन चल रहा है। तो बच्चे जो है उनको 30 गलत करने के या 30-40 छोड़ने का स्कोप है, और बचे हुए को अटेम्प्ट करना है प्रॉपर। तो मीडियम और थोड़े से इजी जो क्वेश्चन है, यानी कि आप जितना आपके पास बुक्स, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, और एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वो बचे हुए 4-5-6 क्वेश्चन है जो हार्ड जा रहे हैं, उनके पीछे भागने की जरूरत है। बस वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, यानी कि बी सिंपल और बी इजी। आप जितना खुद को डिफिकल्ट करते जाओगे उतने आप एग्जाम से बाहर होते जाओगे। दूसरा इसमें ये होता है कि समझो हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से आपका बेसिक स्टडी आपको 50% तो देता ही है, 7-8 मार्क्स तो देता ही है। तो हर एक सब्जेक्ट से ऐसे कलेक्ट करेंगे तो 50 में पहुंच ही जाते हैं। ठीक बात। तो इस पे अगर ज्यादा कंसंट्रेट होता है तो कट ऑफ लाइन के आगे हम निकल सकते हैं। तो ये है सिंप्लिसिटी जो कि एक्सपीरियंस से आई है, और जो कंफ्यूजन को काट के सिंपल क्लियर बात बताती है। मुझे लगता है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ 2-4 निकल कर आई इस कॉन्वर्सेशन में, जो कि सिर्फ बात साइकोलॉजी की नहीं है, अप्रोच की, और द वे यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर आल्सो। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सजेशन।
वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सपीरियंस करते हैं लोग, और क्योंकि आपका डिसिप्लिन पे बहुत फोकस है और आप यू हैव हैड एक्सपीरियंस इन द पुलिस आल्सो, टाइम मैनेजमेंट, कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, कैसे ये लोग टाइम मैनेज करेंगे कि ये तैयारी कर पाए, साथ में मोटिवेशन इतनी रखें, एनर्जी कहाँ से लाएंगे? टाइम मैनेजमेंट जो है एक ही एरिया है जो एक 5-7 इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं सिविल सर्विस या एमपीएससी की तैयारी के लिए। जिसने ये फंडा सीख लिया वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट। तो इसलिए उसको टाइम चुराने की आदत पड़नी चाहिए, और जिस दिन उसने तय कर लिया है कि मैं 7 बजे से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, उसको कभी भी डिस्टर्ब ना करे किसी भी हाल में। और एक बार उसने शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल ऐसा बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप इजीली उसको एक्वायर कर सको। शुरू में आप स्पेस ज्यादा दो, और दूसरा उसको फॉलो किसी भी हालत में करो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें टाइम मैनेजमेंट में कि दिन की शुरुआत जो है आप पढ़ाई से ही करो, दूसरे काम बाद में सब। सब्जी लाना, दूध लाना, किसी रिश्तेदार को लेने जाना, मॉर्निंग में वो काम कोई नहीं करे। एक बार आपका घर के बाहर पैर पड़ गया, निकल गया, तो आप पूरा दिन चक्कर लगाते रहोगे। लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से करी तो आपका पूरा दिन उसी में जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। दूसरा, एक पोमोडोरो करके जो एक टेक्निक होती है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, 20 मिनट्स वाली, कि आप एक कॉन्सेंट्रेट करके 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा बनाओ कि आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बाद में उसको बढ़ाते जाओ। तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, फिर 15 मिनट ब्रेक ले रहे हो एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से, और उस बीच में किसी भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज को हाथ ना लगाए। चाहे मोबाइल, चाहे किसी का मैसेज हो, चाहे किसी से बात करनी हो, चाहे आपको दिमाग में कोई दूसरी चीज याद आ गई, आप साथ में नोट बना लो, एक चिट्ठी लिख लो, वहां पे लिख लो कि आपको ये चीज याद आ गई थी। तो आप जैसे इससे बाहर निकलोगे तो उसको देख लोगे। मेरा वही टेक्निक होता था। मैं 2 घंटे का स्पैन रखता था। 2 घंटे मैंने हिस्ट्री को लगा दिया, 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वो जो टारगेटेड है वही पढ़ूंगा। 2 घंटे बाद फिर ब्रेक रहेगा आधे घंटे का, फिर अगला दूसरा सब्जेक्ट। तो उस बीच मुझे कोई ना कोई चीज याद आ जाती थी पढ़ते समय। तो मैं वहां पे जो डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो रहती है पैड रहता है, वो मेरे पास था। तो मैं उस पर लिख लेता था कि मुझे कौन कौन सी चीजें याद आ गई वो, और उसके बाद जो ब्रेक टाइम होता था उसमें उसको देखता था। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट में पहला तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि उसको किसी भी हालत में फॉलो करो। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, ब्रेक प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि उसका आपका जो ब्रेन है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव उस पीरियड में रहेगा। क्योंकि आपने आपको ब्रेन को बता दिया भाई 2 घंटे तक मैं यही पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। और तीसरा, दिन की शुरुआत हमेशा आपके टारगेट जो आपका प्रायोरिटी जो है उसको पाने के लिए शुरू करें। ये 3 चीजें जो है वो उसमें बहुत मायने रखेगी। लोग बोलते हैं कि 12 घंटे पढ़ाई करो, 13 घंटे पढ़ाई करो, वो ऐसे नहीं होता। जब आपके दिल में शुरू हो जाता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, तब वो 12-13 घंटे पे पहुंचता है। शुरू में आप 2-3 घंटे में भी पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक बात है, स्टार्टिंग में लगता है, बट वैसे रिसर्च तो ये बोलती है कि ज्यादा रिजिड नहीं करना खुद को शुरू में। जो डीप फोकस जिसको हम बोलते हैं, डीप फोकस इंसानों का स्पैन 4 से 6 घंटे का ही होता है दिन में। बाकी टाइम जब हम पढ़ के खोल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज नॉट स्टडी, दैट इज प्लानिंग। दूसरा एक टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम पे जरूरी होता है। अभी जो 100 क्वेश्चंस वाला मैं बात कर रहा था, वो अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मैं बैठ जाता हूँ तो उसमें 2 घंटे मिलते हैं, और 2 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, और उसमें भी निगेटिव सिस्टम होने की वजह से मुझे तो कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट करने होते हैं। तो उसमें बच्चों के पास इतना टाइम मिल ही जाता है कि वो गलती कर बैठे। तो उस टाइम पे ये कंट्रोल करना है खुद को कि जो नहीं आता है उसको नहीं टिक करना है। नहीं तो क्या होता है कि 15-20 मिनट मिलते हैं जिस टाइम पे कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि जितने मुझे आते हैं वो तो सॉल्व कर लिए है, जितने डाउटफुल है 50-50% है उसको भी सॉल्व कर लिए है, लेकिन कुछ नहीं मालूम जिस क्वेश्चन में उसको तो रहने देना चाहिए। लेकिन 15-20 मिनट मिलने की बजाय वो एम्प्टी माइंड की वजह वो गलती कर देता है आदमी। जो ये क्वेश्चन पेपर साल भर की मेहनत जो है ना 2 घंटे में आदमी बेकार कर देता है। हाँ, उसको अगर टाइम मिल जाता है, टाइम मैनेजमेंट, तो 2 घंटे के 10 मिनट गड़बड़ हो गई तो सारा तो उसका मेरिट इसमें कट ऑफ में कम हो जाता है।
ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी हाँ। और इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि ऐसी कॉन्वर्सेशन होती रहे, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो अभी प्रिपरेशन के बिना जो आती हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनिक एंड ट्रू। बिल्कुल। तो अभी हमने बिल्कुल कोई प्रैक्टिस, कोई स्क्रिप्ट नहीं करी नहीं। और ये बहुत अच्छी एक चीज हुई और जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को एब्जॉर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे। बिल्कुल। जो एक टेम्पलर है यहाँ पर AK-47 और एक बोफोर्स गन, इनमें इंस्पिरेशन ली जाए, समझा जाए, they have come through a lot of pain and hard work, it is not a joke, and if you can emulate them to a fraction, you will become successful, that much is guaranteed. Thank you Ajay sir, thank you Samadhan sir for a Thank you. pleasurable conversation and I hope to speak with you again soon. Thank you. थैंक यू, Thank you, आपको sir. भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए हम हमारे जो भी MPSC के बच्चे हैं उनके साथ जुड़ने का एक मौका हमको मिल रहा It's my है। pleasure. शुरू से समाधान सर भी बच्चों को गाइड करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है बच्चों से कन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म के आधार से आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो उसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना इनपुट्स दे सके, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। Correct. ये मौका हमें मिला, इसलिए आपको भी हम दोनों की तरफ It's से a pleasure, it's an honor, it's a pleasure. मुझे तो वैसे भी इस चीज में काफी सेंस ऑफ पर्पस फील होता है, टू बी फ्रैंक। हालांकि कोई सोचेगा इतनी छोटी सी चीज है, क्या ही है, बट नो, आई थिंक दैट्स बिल्कुल, it's matter. कि अब हमने ये सब नॉलेज, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड दिस मैसेज इन अ वेरी डिफरेंट वे। दिस इज अ न्यू थिंग Yeah. एंड स्लोली इट विल हैव मोर ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। पूरा एक डेमोग्राफिक है हमारे देश में जो है, कंपेटिटिव एग्जाम में पूरे यूथ पे एक इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज का। So the more effective we are at telling them and reaching out to them, the more the impact will be. And for me, that is enough. देखो, एग्जाम में सक्सेस और फेलियर दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट आफ्टर अपियरिंग दिस एग्जाम्स एक अच्छा नागरिक जो बाहर बन के आता है वो भी बहुत मायने रखता है। वो आदमी कभी फेल नहीं होगा जो सिंसियरली कोई भी करियर के लिए जो 1-2 साल झगड़ ले, वो वहां पे नहीं तो दूसरी जगह तो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। जो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दे वो इंसान एक अच्छा नागरिक, सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता। और जो That's आदमी 2 साल तक यूपीएससी कर ले तो वो मल्टीटास्किंग हो जाता है ये तो है। और उसका यूज उसमें कहीं भी होता है। नहीं, इस इन प्रोसेस के थ्रू निकल के बिल्कुल माइंड चेंज होता है इंसान का, और कभी वापस यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू दैट, यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल डिफरेंट। Now inviting others to also follow through and become different, and give it your best. There's nothing you can't do. Take inspiration from these gentlemen, and I will see you soon. Thank you very much.